तो हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पे। तो अब यहाँ पे हम लोग 2017 की जो 1 नंबर की न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, इससे पहले मैंने 2016 के 1 नंबर की जो खाली 1 नंबर वाली जो न्यूमेरिकल थी उसके ऊपर वीडियो बनाई। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके देखें। ठीक है, अब ये मैं फिज़िक्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और भैया वीडियो पूरी देखो, क्योंकि आपके काम की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखोगे तो फिर बनाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर उसमें क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत आ जाती है उन लोगों को जो बेचारे थोड़े बहुत देखते भी हैं, क्योंकि फिर मोटिवेशन नहीं मिलता। ठीक है, तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि देख रहे हैं आप लोग। तो अब मैंने क्या करा है, एक नई तरीके से बिल्कुल नई सीरीज़ बना के दोबारा से फिर मैं 12th क्लास की कर रहा हूँ। तो जो भी आप में से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी बिल्कुल नहीं पता, तो वो जाके उन्हें देखें। ठीक है, और अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं उन्हें बताएं कि भैया अपने दोस्तों को बताएं कि इस तरीके से ये चैनल है, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो पॉइंट पे आते हैं हम लोग। 2017 के हम लोग 1 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो क्वेश्चन है वो तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, बाकी मैं पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मैं खाली न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि खाली न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि एक तो दिया हुआ है आपको कांच। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक कांच दिया हुआ है, एक हीरा दिया हुआ है। ठीक है, और फिर एक जल दिया हुआ है, मतलब इनके अपवर्तनांक दिए हुए हैं। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 1.5, और जल का होता है 2.0, और सॉरी हीरे का 2.0 और जल का 1.33। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन में कांच, हीरा और जल इन तीनों के अपवर्तनांक दे दिए। और उसके बाद क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि बताओ कि किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। ठीक है, किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, और 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखो हमें करना क्या है, देखो 2 तरीके करने के। दूसरा तरीका बहुत लॉन्ग हो जाएगा, चलो मैं पहला तरीका बोल देता हूँ उसे। तो पहला तरीका बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप पहले एक तो कांच के लिए प्रकाश की चाल निकाल लो। ठीक है, मतलब कांच में क्या चाल होगी प्रकाश की, फिर ऐसे ही हीरे के लिए और एक बार जल के लिए। तो ये तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा भैया, 3 कहाँ तक हम करेंगे। तो इससे बढ़िया एक तरीका है, हम उसी से ही करेंगे मतलब, लेकिन हम यहाँ पे चाल नहीं निकालेंगे। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया बताओ किस में चाल अधिक होगी, तो खाली हमें यही बताना है, ना कि उसका परफेक्ट आंसर बताना है कि चाल कितनी होगी तीनों में। ठीक है, तो अब हमें पता है चूँकि अपवर्तनांक n = क्या होता है, तो हमें सबको पता है कि भैया क्या होता है, ये होता है आपका c/v। ठीक है, c यहाँ पे क्या है, आपकी प्रकाश की चाल है, सबको इतना पता होगा। और अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, वीडियो इसीलिए तो बन रही है कि अगर आपको नहीं कुछ आता तो आप यहाँ पे देखें, अपने डाउट क्लियर करें। तो ये प्रकाश की चाल होती है, सबको पता है। नहीं भी पता तो कोई बात नहीं यार, मैं ऐसा बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि क्या पता बहुत से लोग बुरा मान जाए कि नहीं पता भैया हमें, और ये बोले जा रहे हैं पता है। और यहाँ पे जो v होगा वो उस माध्यम में उस चीज़ की चाल, या कहो कि अभी वस्तु की चाल बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, वस्तु यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे कांच हो गया, हीरा हो गया, तो प्रकाश की चाल तो आपको पता है फिक्स रहेगी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n व्युत्क्रमानुपाती 1/v। ठीक है, तो बस समझ लो आपका आंसर आ गया। यहाँ पे मैंने क्या करा, मुझे पता चला कि जो अपवर्तनांक n होता है, ठीक है, ये अपवर्तनांक है, इधर ये भी लिख देते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक। ठीक है, तो अब यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि जो अपवर्तनांक n है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसी वस्तु की चाल के। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भैया। यार क्या करा मैंने, इसको क्रॉस चेंज कर दिया, v ऊपर चला गया n नीचे। इससे साफ पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा आपका, ठीक है, अपवर्तनांक होगा, जितना ज़्यादा अपवर्तनांक उतनी कम चाल, यहाँ कहो कि जितना कम अपवर्तनांक उतनी ज़्यादा चाल। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही तो होता है कि एक जितना ज़्यादा दूसरा उतना ही कम। तो अब आप हिसाब लगा लो कि इसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा चाल अपवर्तनांक किसका है, तो आप कहोगे हीरे का है। तो सबसे कम चाल जो होगी वो किसमें होगी, हीरे में होगी भैया, हीरे में सबसे कम चाल। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को कि मैंने किस तरीके से करा। ठीक है, मैंने क्या करा, एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला लिया, हम अलग अलग नहीं निकाल रहे। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन तीनों में किस में सबसे ज़्यादा चाल है प्रकाश की। ठीक है, तो हमने एक ये फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला क्या बनाया, मतलब फॉर्मूला दिखाया आप लोगों को, और पता चला कि प्रकाश की जो चाल है वो अपवर्तनांक की व्युत्क्रमानुपाती है। तो साफ इससे पता चल रहा है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो है वो हीरे का है। तो सबसे कम चाल तो हीरे में होगी, और सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, जल का। ठीक है, 1.33। तो जल में सबसे अधिक
ठीक है, सबसे अधिक चाल होगी। और क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि इनमें किस में सबसे अधिक चाल होगी, किस में, जल में होगी, हीरे में, कांच में, तो आप कहेंगे भैया जल में अधिक चाल है या होगी। ठीक है, तो यही 1 नंबर का क्वेश्चन था। आपको एक बार फिर से देख लें, समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो फिर एक बार बैक करें बिल्कुल तसल्ली से। ठीक है, सारे अपने जितने भी ख्याल हैं उन्हें हटाओ और इसमें फोकस करो और देखो और समझो। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर उसके बाद आता है 3rd। ठीक है, मैं खाली न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए, मैं बार बार अब नहीं बोलूँगा, कहीं फिर आप लोग कहें कि क्या हो रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3rd दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ दिख रहा है बिल्कुल। तो अब क्वेश्चन नंबर 3rd में कह रहा है एक एल्फा कण है, ठीक है, और एल्फा कण जो है वो इतने न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। मतलब आपको विद्युत क्षेत्र ई दिया हुआ है। ठीक है, मैंने वेक्टर से दिखा दिया यहाँ पे क्योंकि सदिश राशि है। 5 × 10 की घात कितना दे रखा है, 4 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, और फिर कह रहा है इस पे लगने वाला बल बताओ। एल्फा कण है, ठीक है, ये एल्फा कण पे बात चल रही है, एल्फा कण पर बात चल रही है। हमसे क्वेश्चन में कहा कि एक विद्युत क्षेत्र है जिसका मान इतना है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि मतलब उस पर बताओ फिर कितना बल लगेगा। तो सीधी सी बात है, हमें पता होना है कि किसी भी वस्तु पे अगर मान लो कोई विद्युत क्षेत्र ई लगा दिया हमने कहीं पे भी, ठीक है, और यहाँ कोई कण रख दिया, आवेशित कण, तो उस पर जो बल लगता है वो विद्युत अगर पॉजिटिव है, ठीक है, और एल्फा कण पॉजिटिव भी होता है, तो उस पर एक बल लगता है Q × E। ठीक है, Q × E तो लिखेंगे चूँकि, ठीक है, एल्फा कण पर लगने वाला बल, तो F = क्या होता है फॉर्मूला, Q × E। ठीक है, पता होगा आप लोगों को, और अगर नहीं भी पता तो फिर यार क्यों टेंशन ले रहे हो, यहाँ पे वीडियो बन तो रही है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई भी कण एल्फा कण पे मतलब विद्युत क्षेत्र में है तो उस पर F = Q × E बल लगता है। अब E तो हमें दे रखा है, LQ की बात नहीं हो रही, तो एल्फा कण पे आवेश जो होता है वो सबको नहीं, चलो मैं सबकी बात ही नहीं कर रहा, फिर भी यार बहुतों को तो पता ही होगा, ये होता है, कितना होता है ये, प्लस का 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और E तो हमें दे ही रखा है 5 × 10 की घात 4, तो इनकी गुणा भाग कर लेना और आंसर आपका आ जाएगा। चलो सिंपल सी गुणा मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, 10 हासिल लगा 1 16 0.1 अंकों बाद गुणा 10 की घात कितना हो गया भैया, से करोगे आप तो -15 आ जाएगा, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻14। ठीक है, न्यूटन। तो ये आपका बल आ जाएगा किस पे, एल्फा कण पे लगने वाला बल, अगर हम इतने विद्युत क्षेत्र में उसे रखेंगे। फिर से एक बार चेक कर लो भाई, देखो क्या करा, विद्युत क्षेत्र दे रखा है, हमसे कह रहा है अल्फा कण पे कितना बल लगेगा, तो अल्फा कण पे जो बल लगता है वो Q × E लगेगा। अल्फा कण के कोई सा भी कण हो, अगर आवेशित कण है तो उस पर ये बल लगेगा। अब बात रही अल्फा कण पे आवेश की, तो वो इतना होता है 3.2 × 10⁻, ठीक है, -19 कूलाम, और E हमें दे रखा था, इसकी गुणा भाग हमने कर ली तसल्ली से बिल्कुल, और यहाँ पे आंसर आपका ये आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, हमें दे रखा है कि 10 की घात -14 मीटर तरंग दैर्घ्य की गामा किरण, ऐसी 10 की घात -8 मीटर तरंग दैर्घ्य की पराबैंगनी किरण, और फिर दे रखा है 6800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लाल प्रकाश के लिए कौन सी भौतिक राशि समान है। मतलब क्वेश्चन ऐसे एक दे दिया, टाइम पास करने के लिए दिया, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, 4th क्वेश्चन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो यार थोड़ा बहुत देखो, बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे क्वेश्चन में कि आखिर क्वेश्चन ही क्या कह रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे आपको जो 3 आपको किरण दी है, एक गामा किरण दे दी है, इसकी तरंग दैर्घ्य दी है आपको, एक आपको दे रखी है पराबैंगनी किरण, और एक लाल प्रकाश दिया है, और कह रहा है कौन सी भौतिक राशि समान है। तो बहुत से बच्चे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं पाएंगे कि यार ये क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन तीनों में क्या चीज़ समान है, तो सीधी सी बात है, अब आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा। तो एक बात ध्यान रखो, देखो ये जो सारी की सारी जो किरणें हैं ना, ये आपकी क्या है, एक प्रकार की EM तरंगे हैं। कैसी तरंगे, EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब EM तरंगों में सबसे बड़ी जो कॉमन बात होती है ना, कॉमन चीज़ जो होती है वो क्या होती है इनमें, इनकी चाल। ठीक है, यानी कि अब इनका रंग, तरंग दैर्घ्य, फ्रिक्वेंसी का आवृत्ति, ये सब चाहे कितना भी अलग अलग हो, लेकिन चाल तो इनकी भैया एक ही रहती है, वो रहती है प्रकाश की चाल के लगभग बराबर। असल में इतनी तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन आप लगभग बराबर कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो बस आपको फिर करना है कि आप लिख देंगे कि भैया इनमें जो भौतिक राशि समान है वो क्या है, वो इनकी चाल है जो कि प्रकाश की चाल के बराबर होती है इतनी। ठीक है, तो अब आंसर क्या लिखेंगे आप, इसमें आंसर लिखेंगे आप कि इन तीनों, लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इन तीनों में
चाल समान होगी। ठीक है, कौन सी भौतिक राशि समान है, तो आप कहेंगे चाल समान है इनमें। ठीक है, सिंपल सा एक नंबर का आंसर है और यही लिख के आना है इसमें, और कोई बाकी फालतूबाजी नहीं करनी। एक किताब है, बहुत ही बेकार किताब है, मैं उसका नाम यहाँ पे भी नहीं लूँगा, मतलब मैं नहीं बताना चाह रहा कि इतनी अच्छी किताब मतलब वो यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें इतनी गलतियाँ ना कि क्या कहें कि फिर समझ जाओ। अगर मैं यहाँ पे नाम ले दूँगा तो फिर बच्चे भी भड़क जाएंगे उस किताब पे, और फिर ऐसी तैसी हो जाएगी किताब वाली, तो फिर नहीं बता रही। ठीक है उत्तराखंड बोर्ड की किताब, वो इतनी बेकार किताब है ना, मतलब इतनी गलती, अगर मैं तो कह रहा हूँ कि इस किताब पे बैन क्यों नहीं लग रहा, क्या बोलें यार अब उस किताब के बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां तो यार मतलब गेट का सवाल है तो आता ही होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है AND गेट यानी कि एंड गेट का लॉजिक प्रतीक बनाइए और फिर करना क्या है आपको, इसकी सत्यता सारणी। तो यार ये तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है, अलग कर लोगे खुद ही आप लोग। ठीक है, तो ये तो आप खुद ही कर लेना, देखो न्यूमेरिकल नहीं है कोई। अगले उसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में देखो 8वां क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, मैं खाली न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में, तो ऐसा मत सोचना कि यार वो छुड़वा के दिए। ठीक है, देखो यार न्यूमेरिकल बहुत डिमांड आ रही है तो मैं इसलिए न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, और आप यकीन नहीं मानोगे कि अगर आपकी तैयारी नहीं है तो खाली अभी ये वाले न्यूमेरिकल कर जाओ जो आपके पिछले पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। तो अब क्वेश्चन नंबर 8वां जो है वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है। ठीक है, मतलब हमें गिवन क्या है यहाँ पे, मैं फटाफट से लिख देता हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है पढ़ने में। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, पेपर में एंड मत लिख देना ये इस तरीके से। ठीक है भैया, हिंदी में दे रहे हैं हम लोग पेपर, की गतिज ऊर्जा समान है और हमने मान लिया लेट इट बी के। ठीक है, ऐसे के मान लिया, मतलब हमने जो गतिज ऊर्जा मानी वो के मान ली, लेट इट बी के, मतलब यहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा के मानी हमने। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब उसके बाद देखो फिर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इतना तो चलो पता चल गया, फिर हमने आगे पढ़ा, कह रहा है किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है, 1 नंबर में क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ, इसने बोला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, हमने मान लिया कि वो के है गतिज ऊर्जा। फिर कह रहा है किसकी भैया गतिज ऊर्जा तो अगर समान है तो किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगी। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि भैया डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य हमने तो पढ़ी थी, कुछ इस तरीके से होती है, वो क्या होती है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, वो ये होती है, मैं लिख रहा हूँ डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिया था इन्होंने भाई साहब। अगर आप थोड़ा सा ये फिज़िक्स को ढंग से समझेंगे तो इस बंदे ने जो दिया था ना कंसेप्ट बहुत क्लियर था और बहुत ही ज़बरदस्त था, जिससे एक नई मतलब बहुत ही अलग तरीके की फ़िज़िक्स का जन्म हुआ, वो भी आपको नहीं इतना डिटेल में बता रहे हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, H/P बोल दो या M भी बोल दो। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी, P पता है सबको संवेग होता है, इतनी बात तो सबको ही पता होगी, और H प्लांक नियतांक। ठीक है, ये था। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, चलो मान लेते हैं चूँकि, ठीक है, हमें पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, MV होता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा फिर खोल ही लेते हैं, तो यहाँ पे MV रख लिया अभी। ठीक है, P इज इक्वल टू MV, इतनी बात क्लियर। चलो अब हमें पता है चूँकि गतिज ऊर्जा E इज इक्वल टू, ठीक है, K से दिखाइए तो K लिख लो यार, K हाफ mv² होती है। ठीक है, अब मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि भैया देखो मुझे क्वेश्चन में गतिज ऊर्जा इक्वल बोल दी है तो मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। क्वेश्चन में गतिज ऊर्जा पे बात चल रही है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य पे बात चल रही है, तो फोकस भी उन दोनों पे ही करना है मुझे, तीसरी चीज़ पे कोई फोकस नहीं करना। तो इसलिए तरंग दैर्घ्य तो लिख दी। अब गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। अब देखते हैं इसको कुछ जुगाड़ पानी कर रहे हैं। तो अब करना क्या है यहाँ पे, इसको अगर मैं संवेग के पदों में चेंज कर लूँ, मतलब कहीं से अगर यहाँ पे एक m और आ जाता तो m² हो जाता ये। ठीक है, और m² v² p² हो जाता। इतनी बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इसलिए मैं इसको जानबूझ के क्या करूँगा, m से गुणा भाग करा दी मैंने। देखो गुणा भाग करा दी तो ऊपर तो स्क्वायर हो गया, एक m से गुणा हो जाएगी, इस तरीके से, देखो इस तरीके से m और m² नीचे 2m ऐसे ही रह गया और ये k। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये 2m के इधर चला गया और ये m² v² बचा जो कि p² हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू मैं अंडर रूट में 2m के लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, जिसको ये बिल्कुल ऐसे ही याद है, डायरेक्टली याद है कि संवेग और गतिज ऊर्जा में ये संबंध होता है, तो डायरेक्ट ये भी लिख सकता है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इतना बड़ा ये ताम झाम फिर करो वहाँ पे दिखाओ, जिसको डायरेक्ट याद है वो कर ले। तो बस अब इसे जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बना रखी थी, ठीक है, यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, h/√2mk, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। क्या करा मैंने, यहाँ पे उसका p का मान उठा के रख दिया गतिज ऊर्जा के पदों में। बस अब क्वेश्चन में थोड़ा फोकस कर लिया हमने। क्वेश्चन में अगर मान लो एक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, किसके लिए, गतिज ऊर्जा देखो दोनों के लिए समान बोल रखी है। अब जरा थोड़ा देखो, गतिज ऊर्जा दोनों के लिए समान है, h दोनों के लिए समान होगा, 2 समान होगा, लेकिन द्रव्यमान अलग होगा। अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, इस चीज़ को लिख सकता हूँ कि नहीं, कि जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, यानी कि उसके वर्गमूल के। तो बस अब क्वेश्चन हो गया, एक मान लेंगे किसके लिए, फर्स्ट केस मान लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा √m/e, ठीक है। ऐसी केस नंबर सेकंड प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी। अब आपको पता है कि इनमें किनका द्रव्यमान भैया कम होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का। तो आप सबको पता है कि भैया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत छोटा होता है, ठीक है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग 1000 से भी ज़्यादा, 10,000 गुना ज़्यादा तगड़ा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि किसकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी। तो सीधी सी बात है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम। तो भैया प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती के संबंध से प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य कैसी होगी भैया, बहुत कम होगी, ठीक है। तो आंसर लिख देंगे आप, प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी, यानी कि प्रोटॉन की, ठीक है। ये समझ आया कि मैंने क्या करा, क्वेश्चन में बोल दिया गतिज ऊर्जा समान है तो मैंने के मान ली। अब मुझे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p होती है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद है, ये वाला, तो आप समीकरण 1 में डायरेक्ट लगा दें, ठीक है। अब हमें पता है कि h भी एक नियतांक होता है, k तो हमें समान बोली थी, तो नियतांक होगी यहाँ पे दोनों के लिए 2 है ही। m जो है अलग अलग होंगे, प्रोटॉन के लिए ये होगा, और सॉरी प्रोटॉन के लिए ये होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए ये। अब भैया जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसकी तरंग दैर्ध्य कम, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, तो इसलिए प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी, और यही आंसर होगा। तो बस यही एक नंबर के आपके सवाल थे इसमें 2017 वाले में, सॉरी 16 वाले में, सॉरी 2016 में। मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने 2017 सॉरी ये 2016 के हैं, ठीक है, ऐसे सही कर लीजिएगा, ये 2016 के हैं, मैंने 17 बोल दिया, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो यह सवाल थे सारे के सारे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, बिल्कुल बस पढ़ लो, जाओ।